श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आपके साथ मैं हूं आज दीपक निषाद। श्रोताओं, बेहद खास विषय है आज जिसके ऊपर हमने इस भेंट वार्ता का आयोजन किया हुआ है। पिछले एक वर्ष से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा हुई है वो है कोरोना वायरस। लेकिन नए वर्ष के आगमन के साथ एक उम्मीद, एक आस भी जगी है और वो उम्मीद है टीकाकरण की। तो टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे ये संचालित हो रही है, ज़मीनी स्तर पर इसकी क्या हकीकत है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। आप हैं जिला कलेक्टर सागर श्री दीपक सिंह। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में। जी धन्यवाद। सबसे पहले जैसा कि हमने अपने ओपनिंग में ही बताया श्रोताओं को कि कोविड टीकाकरण के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। कोविड टीकाकरण को बहुत बड़े सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है। तो सागर जिले में टीकाकरण की क्या स्थिति है और ये कैसे क्रियान्वित हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन टीकाकरण का जो काम हो रहा है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। इसमें ऐसे व्यक्ति जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, और उम्र 45 से 59 साल के ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको टीकाकरण के लिए अभी लिया जा रहा है। टीकाकरण करने के लिए या तो आप cowin.gov.in मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं, या फिर सीधे जो वैक्सीनेशन के जो केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं वहाँ जाकर आप ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करा के भी अपना टीकाकरण करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या आपको बुलावा आता है टीकाकरण के लिए? ये प्रक्रिया कितनी सरल है? ऐप के माध्यम से, कोविन ऐप के माध्यम से पंजीयन कर रहे हैं तो फिर आपको किस स्थान पे किस तारीख को जाना है ये आपको मिल जाता है। अगर आप सीधे टीकाकरण केंद्र पर जा रहे हैं तो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध रहती है और आप वहाँ टीकाकरण कर सकते हैं। प्रथम डोज के बाद 28 दिन के बाद ही दूसरा टीका इसमें लगता है, और वो भी कोविन पोर्टल के माध्यम से। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें उसका SMS आता है। हम कंट्रोल रूम से टेलीफोन भी कराते हैं और इस तरह से टीकाकरण के दोनों डोज हो पाते हैं। टीकाकरण का जब दोनों डोज हो जाता है तभी उस पूरी प्रक्रिया को सफल माना जाता है, पूरा कंप्लीट माना जाता है। मैं ये ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा श्रोताओं को कि कोविड के टीकाकरण का जो पहला चरण है और उसके 28 दिन बाद जो दूसरा चरण है जी, उसके बाद भी आपको सावधानी रखनी है, मास्क पहनना है, भीड़ में जाने से बचना है और अपने हाथ को सैनिटाइज़र या साबुन से बार बार धोना है। ये जो टीकाकरण है ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, आपकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन आप असावधान हो जाएं ये उचित नहीं रहेगा। सावधानी में ही सुरक्षा है, यही संदेश है आपका। टीकाकरण के पात्रता की बात तो हो गई, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या जो पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए क्या कोई शुल्क देना होता है? गवर्नमेंट जो सेंटर्स हैं उसके अलावा शासकीय जो केंद्र हैं उनके अलावा क्या निजी केंद्रों पे भी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? निश्चित रूप से मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि शासकीय अस्पताल जिसमें कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, ये सभी शासकीय अस्पताल जहाँ पर कि वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ये निःशुल्क है। यहाँ पर चाहे हेल्थ वर्कर्स जाएं, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स जाएं या आम व्यक्ति जाएं, इनको टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे सागर शहर में कुछ हॉस्पिटल्स को वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में चयनित किया गया है, वो 250 रुपये प्रति व्यक्ति के मान से फ़ीस ले सकते हैं। तो अगर आप फ़ीस देने में सक्षम हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अगर आपको निःशुल्क वैक्सीनेशन कराना है तो आपको फिर शासकीय अस्पताल में जाना चाहिए। जी, टीकाकरण की प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है, आपका ऐसा कहना है, खासकर शासकीय जो केंद्र हैं उन पर। और आपने बात की कि जो पात्रता है, पात्रता के अलावा जो 45 वर्ष से 59 वर्ष के व्यक्ति हैं उनमें जो रोगजनक परिस्थितियां होती हैं, तो व्यक्ति कैसे इस चीज़ को चिन्हित करे कि जो रोगजनित परिस्थितियां चिन्हित की गई हैं या वर्गीकृत की गई हैं उसमें कोई व्यक्ति आता है? अभी जो गाइडलाइंस हैं उसमें 20 प्रकार की विभिन्न बीमारियां हैं जिनको चयनित किया गया है,
और कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। जब 45 से 59 वर्ष के व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचें या वो अपना कोविन पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हों, तो उनको अपने आधार कार्ड के साथ साथ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा या अपलोड कराना होगा। इसमें 20 प्रकार की चिन्हित बीमारियां हैं जिसके आधार पे वैक्सीनेशन की पात्रता बन जाती है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी जो निर्देश हैं गर्भवती माताओं और इन्फेंट बच्चे, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उनको अभी वैक्सीनेशन नहीं होना है। निश्चित रूप से ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण अभियान अभी नहीं है। और इसके अलावा बहुत बातें हो रही हैं टीकाकरण को लेकर के कि टीकाकरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत भ्रमात्मक स्थिति भी पैदा हो रही है। तो ऐसे में आपसे भी जानना चाहेंगे कि व्यक्ति को टीकाकरण के लिए आगे आना चाहिए, जब भी उनकी बारी आए वो आगे आकर के टीकाकरण के लिए आएँ, तो उसके लिए उनकी काउंसलिंग कैसे की जा रही है और ये प्रक्रिया सफल कितनी है, क्योंकि बहुत ऐसे कतिपय तत्व हैं जो इसके बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागर ज़िले में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का वैक्सीनेशन हुआ। लगभग 90% स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपना वैक्सीनेशन कराया और अब तो उनके सेकेंड डोज भी लग चुके हैं, वो भी हमारा लगभग 90% आ गया है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारी, पंचायत ग्रामीण विकास के कर्मचारी थे, उनका भी फर्स्ट डोज हमारा लगभग 90% पूरा हो चुका है और अब सेकेंड डोज की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 50% लोगों ने लगा लिया है। जो 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति और 45 से 59 वर्ष के व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हैं, जो आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अभी तक एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसमें किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बाद किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो। ये सलाह ज़रूर दी जाती है, वैक्सीनेशन सेंटर में भी व्यवस्था रहती है कि वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक वो वैक्सीनेशन सेंटर में रुकें। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और स्टाफ रहता है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत अटेंड करते हैं, लेकिन सागर ज़िले में अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। अगले 2-3 दिन तक डॉक्टर्स की ये भी सलाह रहती है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं किया जाए। कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि कुछ शरीर दर्द या हल्के बुखार की बात आई है, तो वो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार कोई जो बुखार की नॉर्मल गोलियां पैरासीटामोल होती है तो वो लेने भर से आदमी ठीक हो जाता है। यानी बहुत घबराने का विषय नहीं है ये। और आपने ये बताया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, प्रशासन के लोग हैं, इन्होंने पहले ही टीका लगा करके ये दिखा दिया है कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये तो रही टीकाकरण की बात, लेकिन टीकाकरण के बाद पिछले कुछ दिनों से अभी जो कोरोना का जो केस है, कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। खासकर जो महाराष्ट्र, जो सीमावर्ती ज़िले लगे हुए हैं, वहाँ से जो लोगों का आगमन शुरू हुआ है, तो इसको लेकर के सागर शहर में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह की रोकथाम या प्रतिबंधात्मक उपायों की हम बात करें तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? विगत एक सप्ताह में कोविड-19 के प्रकरण बड़ी संख्या में आ रहे हैं और पिछले एक सप्ताह में केसेस बढ़े हैं। इसकी मुख्य वजह ये रही है कि काफ़ी केसेस तो ट्रैवल हिस्ट्री के कारण आ रहे हैं। जो महाराष्ट्र या इंदौर, भोपाल की तरफ से लोग आ रहे हैं या वहाँ से आए हुए लोगों के संपर्क में रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो यहाँ से तीर्थ यात्रा पे हरिद्वार गए या किसी मेले को अटेंड करने गए या अन्य स्थानों पर गए हैं, उनके भी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। और एक बड़ी संख्या उनकी है जो किसी पॉजिटिव केस के निकट के संबंधी हैं या परिवार के लोग हैं या उनके बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं। इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो इस समय सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। मेरा सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि बाहर नहीं निकलें। अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगाएं, अपने हाथ को साबुन या सैनिटाइज़र से बार बार धोते रहें। हमने ये भी व्यवस्था की है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसमें सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कोई बड़े मेले का आयोजन अब नहीं होगा और हमने सभी जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं होटल या मैरिज गार्डन में, उनसे भी अपील की है। सभी धर्मगुरुओं
सभी सामाजिक संगठनों से भी अपील की है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए वे इस तरह की अपील करें कि लोग बड़े कार्यक्रम आयोजित ना करें, और अगर कोई कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हो आयोजित करना तो उसमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना और जो कोविड-19 के बचाव के अन्य प्रोटोकॉल हैं उनका पालन ज़रूर करें। निश्चित रूप से कोविड-19 से सुरक्षा करना न सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी है बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, बल्कि ये सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दायित्व को समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हम टीकाकरण के बारे में और समझना चाहेंगे आपसे। टीकाकरण को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, इसके नाम पे बहुत जगहों पे ठगी के मामले सामने आए हैं। कुछ लोग लिंक भेज करके आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बुला रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं, और इसके नाम पे ऑनलाइन ठगी हो जा रही है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं फिर से ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सभी शासकीय अस्पतालों में कोविड-19 का टीकाकरण निःशुल्क है। आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोविन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप सीधे शासकीय अस्पताल में पहुंचकर और वहां अपना टीकाकरण करा सकते हैं। हमने जो पूरा माइक्रो प्लान बनाया है, हमने टीकाकरण के केंद्रवार ये निर्धारित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस गांव के लोग किस तारीख को आएंगे, या शहरी क्षेत्र में किस वार्ड के लोग किस तारीख को आएंगे। इसकी जानकारी आपको बहुत ही आसानी से अपने संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निगम नगर पालिका से मिल सकती है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से मिल सकती है। तो कोविड वैक्सीनेशन के लिए किसी राशि देने की या फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जो कि सागर में 5 या 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ वहीं 250 रुपये की फ़ीस है, वो भी टीकाकरण करने के बाद। अब हम इस भेंट वार्ता के आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि त्योहारों का समय भी आ रहा है और आने वाले कुछ दिन हमारे लिए बहुत नाजुक होने वाले हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे टीकाकरण को लेकर के भी, और जो सुरक्षा के उपाय अपनाने को लेकर के बातें होती हैं उसके बारे में भी? सागर में जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, मैं सागर ज़िले के सभी निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप यथासंभव बाहर नहीं निकलें। बाहर निकलना बहुत आवश्यक है तो मास्क लगाकर आप निकलिए। अपने हाथ को लगातार आप साबुन या सैनिटाइज़र से धोते रहिए, और बाहर जब भी निकलें आप तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जहाँ तक होली त्यौहार का प्रश्न है, मैं सभी सागर ज़िले के भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि आप होली परिवार में मनाइए। अभी जैसे कि सोशल मीडिया में एक मैसेज काफ़ी चल रहा है कि ये हूँ मैं, ये है मेरा परिवार, और मैं अपने परिवार के साथ होली मना रहा हूँ। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि सार्वजनिक कार्यक्रम इस दौरान नहीं हो, हम अपने परिवार में ही होली मनाएं और कोविड-19 के प्रभाव से बचे रहें। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके द्वारा जनता से साझा की गई, और वैक्सीन न सिर्फ कोविड-19 से आपको सुरक्षा देती है बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित करती है। टीकाकरण महामारी से निकलने का बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, और दवाई के साथ कड़ाई भी, इस संदेश का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जिला कलेक्टर सागर श्री दीपक सिंह जी, आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल करके हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार।